अरे तारा बेटी, क्या कर रही है वहाँ नदी में बैठी बैठी? अरे घर में आ जाओ, देखो बारिश हो रही है और तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। अरे जल्दी आ जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। माधवी लगातार आवाज लगाती रही परंतु तारा पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। हे ईश्वर, क्या होगा इस लड़की का? एक भी आवाज नहीं सुन रही है मेरी कहीं। इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा? मुझे खुद ही इसके पास जाना होगा। इतना कहकर माधवी बारिश में भीगती हुई भागकर नदी के किनारे तारा के पास पहुंच गई। यहाँ क्या कर रही हो तारा? चलो घर चलते हैं, देखो कैसी बारिश हो रही है। चलो अंदर चलो। लेकिन तारा कुछ नहीं बोलती और उसी हालत में बैठी रहती है जैसे उसके कानों में आवाज ही ना आ रही हो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तारा ठीक तो हो ना? उठो तारा, उठो। माधवी कई बार तारा को उठाने की कोशिश करती है परंतु तारा जरा भी हिलती नहीं। घबराकर माधवी झोपड़ी के अंदर आ गई। अरे जी उठिए, देखिए तारा को क्या हो गया है। वे नदी के तट पर बैठी है, बारिश भी हो रही है। मैं कब से बुला रही हूँ उसे, लेकिन वह ना बोल रही है ना हिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह सुनते हुए भी सुन नहीं रही। हरी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कहीं वही दिन तो नहीं आ गया जिसके बारे में उसने कहा था? अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ? उस मनहूस दिन को याद ही नहीं करना मुझे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे जल्दी से तारा को वहां से हटाना होगा। हरी घबराकर उठा, एक बक्सा खोला और उसमें से एक पोटली निकाली। ये क्या निकाल रही हो आप? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतने घबराए हुए क्यों हो? जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अरे कुछ नहीं, तुम सुनो तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ मैं। इतना कहकर हरी पोटली लेकर तेज कदमों से नदी के किनारे पहुंचा और उसमें से एक भभूत निकालकर तारा के सिर पर लगा दी। अचानक तारा बेहोश होकर वहीं गिर गई। पीछे से माधवी भागती हुई आई। कि आपने क्या किया मेरी बेटी को? क्या हो गया उसे? ये बेहोश क्यों हो गई? क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा? चलो पहले तारा को लेकर अंदर चलो, घर के अंदर चलो, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अरे चलो ना, उठा। हरी और माधवी दोनों मिलकर तारा को उठाकर झोपड़ी के अंदर ले आए। तारा बिल्कुल निढाल थी, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। ये क्या हो रहा है जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हमारी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? हरी की चुप्पी बहुत कुछ बयान कर रही थी, जिसको देखकर माधवी चीख पड़ी। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। सच बताइए, आप कई बार इसके सर पर कुछ लगाते हो और ये बेहोश हो जाती है। आज मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें सच सुनना है ना? तो सुनो तुम। ये उस वक्त की बात है जब हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। हरी अकेला घने जंगल के रास्ते चल रहा था। हे ईश्वर, मेरी शादी के 6 साल बीत गए हैं। माधवी हर वक्त रोती रहती है। मैं करूं तो क्या करूं? मेरी एक भी तो संतान हो जाए, एक हो जाए, उसी से गुजारा हो जाएगा। रास्ते में परेशान मन से चलते हुए हरी को गांव का एक आदमी मिला। और हरी भाई, क्या हाल चाल है? तेरी शादी को तो 6-7 साल बीत गए और अभी तक तेरा बच्चा नहीं हुआ। अरे हमारे तो 6 साल में 3 खो बच्चे हो गए। चुन्नू मुन्नू और पता नहीं कौन कौन से। तू क्या कर रहा है? क्या करूं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मने की शादी के 6 साल हो गए। माधवी हर वक्त पागलों की तरह रहती है। उसकी हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। बस यही सोचता रहता हूँ कि किसी तरह से अगर मेरी एक औलाद हो जाए तो शायद माधवी की जिंदगी में भी खुशियां आ जाएं। देख भाई, मेरी नजर में तो एक उपाय है। सुन, हमारे गांव का दीन दयाल, उसके पास थोड़ी बहुत जानकारी है।
वो अपनी दवा से तेरी पत्नी को बच्चा होने में मदद कर सकता है। अब भाई देखो, दुआ तो सब कर ही रहे हैं, दवा का सहारा लेने में कोई गलत बात थोड़ी ना है, लेके देख लो। हाँ, तो क्या सच में सुरेश भाई, मतलब उसके पास कोई ऐसी दवा हो सकती है वाकई में जो बच्चा? अरे हाँ भाई, मैंने खुद देखा है। अरे मैंने तो देखा है कि उसने कई औरतों को माँ बनने का सुख दिया है। देख हरी, मैं तो कहता हूँ कि तू भी जाकर देख, शायद तेरी पत्नी भी उसकी दुआ या दवा जिससे भी है माँ तो बने, माँ बनना जरूरी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं आज ही जाकर देखता हूँ, शायद दीनदयाल मेरा भी दुख दूर कर दे। ठीक है। इतना कहकर हरी और ज्यादा उम्मीद लेकर वहां से निकल पड़ा और दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल अपने घर में किसी अनजान को देखता है तो उसे घूरने लगता है। देखिए देखिए, माफ करना, मैंने आपके बारे में सुरेश जी से सुना था। सुरेश जी कहते हैं कि आपके पास ऐसी दुआ और दवा है कि जिससे आप मेरी पत्नी को गर्भवती कर सकते हैं, सही बताएं? तभी अचानक एक लड़का मनोज भागता हुआ आता है और दीनदयाल को पकड़ लेता है। पापा 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 पापा, शादी करनी है, मुझको भी शादी करनी है। पिताजी पिताजी, मुझे भी शादी करनी है। मैंने ना जोड़ा ओड़ा सब बना लिया है शादी का। मेरी शादी कब है पिताजी? मेरी शादी कब है? कब बारात लेके चल रहा है? मुझे शादी करनी है, मेरी भी शादी होगी, पता है? ओ चाचा, मेरी भी शादी होगी। शादी शादी शादी, मेरी शादी शादी, मेरी शादी शादी। अरे अरे, अच्छा अच्छा, बेटा बेटा बेटा, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी भी शादी करेंगे। बस बस, अभी अंदर जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आप कब से कह रहे हो, लेकिन मेरी शादी नहीं करवाते हो, नहीं करवाते हो, नहीं करवाते हो। मुझे आज ही शादी करनी है। हाँ, मेरा मन है शादी करने का। अभी शादी करनी है, अभी शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। अरे बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, जा जा, तो जल्दी से जा, तेरे लिए मैं दुल्हन लेकर आऊंगा, पर उससे पहले मैं तेरे लिए मछली लेकर आऊंगा। कल तूने तालाब में मछली देखी थी ना, जिद कर रहा था लेने की। देख, वो पानी देख, उसमें मछली है, जा और उनके साथ खेल ले, जा बेटा। हाँ, सच्ची पिताजी, मेरे लिए मछली लाए हो, वही मछली लाए हो, है ना, जो मैंने कल तालाब में देखी थी, वही मछली है ना, वही मछली है ना? अरे हाँ 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 हाँ, वही मछली है जो तुमने देखी थी, जाओ देखो देखो। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, मुझको उसको खानी है। मछली जल की रानी है, मेरे साथ खेलना है, मछली जल की रानी है, मनोज पास में रखे पानी में मछली देखता है और मछली देखते ही गुस्से से चीखता है। पिताजी, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या लेके आए हो ये, क्या है ये? नहीं तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे ये वो मछली नहीं है, ये सुनहरी मछली है, वो तो काली रंग की मछली थी। हाँ नहीं तो, मुझे नहीं पता। मुझे वही वाली मछली चाहिए, मुझे वही वाली मछली चाहिए, मुझे वही वाली मछली चाहिए, मुझे वही वाली मछली चाहिए। ओ चाचा, मुझे वही वाली मछली चाहिए। हाँ, वो वाली मछली, वो वाली मछली, वो वाली मछली, वही मछली, वही मछली। ओ मछली मछली मछली। दीनदयाल अपना सर पकड़ लेता है। मनोज मछली को देखता रहता है, फिर एक चादर उठाता है और मछली को पानी से निकालकर उनको चादर में छुपा देता है। प्यारे मछली, दिन भर पानी में रहोगी तो ठंड लग जाएगी ना, है ना? चलो थोड़ी देर गर्म चादर में रहो तो आराम मिलेगा। हाँ, चादर में गर्मी लगती है, मुझे तो पता है, रजाई में बहुत गर्मी लगती है। दीनदयाल का ध्यान मनोज की तरफ नहीं था, वो अपने काम में उलझा हुआ था। धीरे धीरे मछली तड़पने लगी और जैसे ही हरी ने ये सब देखा तो हैरान होकर मनोज को देखने लगा। मनोज पागलों की तरह हंसता हुआ वहां से चला गया। ये कौन था? कुछ अजीब सा लग रहा था। सच कहूं तो पहले देखकर उसे डर लग गया था, फिर खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। अब क्या कहें, कौन है कौन नहीं है। ये हमारे साहबजादे हैं,
माने कि हमारे बेटे, इनके दिमागी हालत ठीक नहीं है। बस हर वक्त शादी करने की जिद करता रहता है। जो काम नहीं करने चाहिए वही ज्यादा करता है। खैर, उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके सर पे जुनून सवार है। वो हर हाल में, हर बात में उसको अपनी जिद पूरी करनी होती है। अब मैं बाप भी हूं तो अपने बेटे की जिद पूरी करने की कोशिश करता हूं। क्या करूं? अपनी बात बोलते बोलते ही दीनदयाल गहरी सोच में गुम हो गया। फिर एक रहस्यमय मुस्कुराहट लबों पे लाकर बोला, वैसे एक बात कहूं, तुम वैसे बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, परंतु 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 मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हारी संतान तो हो जाएगी, मैं जबान देता हूं इस बात की, हो जाएगी। और आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ये मेरा इतिहास रहा है। और तुम्हारे यहाँ एक बेटी जन्म लेगी। क्या क्या सच में? आप सच कह रहे हो? आपको पूरा यकीन है ना कि मेरे यहाँ भी संतान का जन्म होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे मनोज से करवाओगे। बोलो। क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका बेटा लगभग 17 साल का है और बिल्कुल आप ही ने कहा है कि पागल है। मैं तो खुद ही देख के उसको घबरा गया कि यह कौन सी बला है, और ऐसी बला के सर पे हम अपनी बेटी को बांध दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात करते हैं आप? सोच लो, अगर तुम्हारी बेटी होगी तो उसकी शादी मेरे बेटे से ही होगी, नहीं तो लौट जाओ। हमने कोई जबरदस्ती तो की नहीं है कि हमारे यहाँ आओ, अभी के अभी हमारे घर से चले जाओ। क्या मतलब? आप बिना सर पैर की बात कर रहे हैं क्या? अरे महाराज, मेरी बेटी तो अभी पैदा भी नहीं हुई है, और जब वो शादी के योग्य होगी तब तक तो आपका बेटा बूढ़ा हो जाएगा। और सिर्फ बूढ़ा ही नहीं, उसका दिमागी संतुलन भी और खराब हो चुका होगा। क्या बात करते हैं आप? मैंने क्या बात करने के लिए बात नहीं कही है। जो कही है वही सत्य है। अगर ये मंजूर है तो हाँ कहो, नहीं तो यहाँ से वो रहा दरवाजा, चले जाओ। हरी अंदर ही अंदर टूट जाता है। एक काम करता हूँ, वैसे भी 20 साल बाद ये आदमी या तो मर जाएगा या फिर मैं अपनी बेटी और अपने पूरे परिवार को लेकर गांव छोड़ दूंगा, तो ये हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। हाँ, ये सही जुगाड़ है। अभी के लिए हाँ कर देता हूँ। पहले एक बच्चे का सुख तो मिले, और शायद ये पहली और आखिरी उम्मीद है। मैं शर्त तो आपकी बड़ी विचित्र है, लेकिन ठीक है, मुझे बेटा हो या बेटी, बस औलाद चाहिए। अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसकी शादी आपके बेटे से पक्की कर दूंगा। ठीक है? तो ठीक है, रुको। दीनदयाल घर के अंदर जाता है और एक बक्से से तरल पदार्थ निकालकर हरी के हाथ में रख देता है। इसे अपनी पत्नी को पिला देना, तुम्हारी पत्नी जरूर गर्भवती हो जाएगी। हरी वो औषधि लेकर घर आता है। उसकी पत्नी उदास बैठी होती है। अरे ओ भाग्यवान! अरे अब सब फिकर छोड़ो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इसको पीकर तुम गर्भवती हो जाओगी। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब हमारे सुख भरे दिन आएंगे। बच्चा होगा, बच्चा। हरी वो औषधि माधवी को पिला देता है। कुछ समय बीतता है और माधवी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। ये मंजर देखकर हरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हैं? ये क्या? ये तो सच में बेटी हो गई। अब मुझे अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। अगर ये बात फैल गई तो मेरी बेटी की शादी उस पागल से करवा दी जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं इसे लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। उसका साया तक मेरी बेटी को छू नहीं पाएगा। अगले ही दिन हरी बच्ची और पत्नी को लेकर गांव छोड़ देता है। और उस दिन के बाद मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ। तुमको पता है, पिछले महीने से
जब से तारा 16 साल की हुई है तब से ऐसा उसके साथ तीसरी बार हुआ है। ये खुद ही खुद में खो जाती है। मूर्छित करने के बाद ही उसके प्राण बच पाते हैं। तो क्या इसी वजह से हमारी बेटी के साथ ये सब हो रहा है? आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे मैं कई साधुओं और जादूगरों के पास गया, उन्होंने ये औषधि दी है। इससे कुछ देर के लिए तो तारा ठीक हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती। हे ईश्वर, हमारी फूल सी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? ना चाहते हुए भी हमें उसके पास जाना ही होगा। कहीं न कहीं उसको पता था कि एक दिन उसकी दवा से हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा, वो भी बेटी का, और वो संतान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगी, ये उसको पता था। और उसको स्वस्थ करने के लिए हमें दीन दयाल की जरूरत पड़ेगी। उससे हाथ जोड़ के पाँव पड़ के अपनी बेटी की जिंदगी वापस मांग लेंगे। अभी हम चलते हैं उसी दीनदयाल के पास। दोनों पति पत्नी तारा को लेकर दीनदयाल के घर पहुंचे। दीनदयाल उन्हें देखते ही मुस्कुराने लगा। आइए आइए आइए, अहो भाग्य हमारे, जो साक्षात आप पधारे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगे, गांव बदल लोगे, सारे संबंध तोड़ लोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? जब मेरी दवा से तुम्हारी संतान का जन्म हो सकता है तो उसको अपने घर तक लाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करूंगा ही। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया यूं छुप के। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो, हमारी बेटी को ठीक कर दो। बदले में जो आप बोलो सब मंजूर है। अब अगर तुम्हारी बेटी को ठीक करना है तो उसका एक कई समाधान है। तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करनी होगी। अपनी बेटी को यहीं छोड़ दो, मेरी छाया में रहेगी तो ठीक रहेगी। और तुम दोनों जाओ, लड़की को यहीं छोड़ दो, जाओ। अरे हम उसको यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसा मत करो दीनदयाल जी, ऐसा मत करिए, कुछ तो दया करिए महाराज, ऐसा ना करिए, ना करिए ऐसा। दीनदयाल धक्के मारकर हरि और उसकी पत्नी को बाहर निकाल देता है। वो दरवाजा बजाते रहते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती। थक हारने के बाद माधवी हरि से कहती है, आप घर जाओ, मैं मंदिर में जाती हूँ। जब तक मेरी बेटी इसकी कैद से रिहा नहीं हो जाती, मैं मंदिर से बाहर नहीं आऊंगी। माधवी रोते हुए मंदिर की ओर बढ़ती है। हरि भी उसके पीछे पीछे चल देता है, जैसे उनकी कोई सुनवाई ना हो कहीं। अरे रे, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव वाले इस दीनदयाल को इतना नेक मानते हैं कि मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वो इतना चतुर है कि अपनी चाल में मुझे फंसा देगा। मुझे कुछ सोचना होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इतना कहकर हरि बेचैनी में घने जंगलों की तरफ आगे बढ़ता चला गया। वहीं दीनदयाल अपने घर के अंदर बैठी तारा को देख रहा था। तारा की मासूमियत देखकर एक पल के लिए वो हंसा। कितना आसान है किसी की जिंदगी बर्बाद करना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है किसी की जिंदगी बचाना। आज तारा की मासूमियत को मैं मनोज से विवाह करके मसल के रख दूंगा। ये बोलते हुए न जाने क्यों उसकी आंखों में खुशी की झलक आंसुओं में बदल गई। एक आंसू उसके गाल से लुढ़क गया। ये देखकर दीनदयाल हैरान हो गया। हैं? ये क्या? ये इतने सालों बाद मेरे आंखों में आंसू कैसे आ सकते हैं?
मैं तो इंसान के नाम पे, इंसानियत के नाम पे धब्बा हूँ। नहीं 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 नहीं। कुछ साल पहले दीनदयाल अपने काम पर गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी धरा और 6 साल की बेटी रूपा थी। देखना बेटा, बाहर जाके तेरे पिताजी आ रहे हैं क्या? आज मुझे पेट में बहुत तेज दर्द है। वैद्य के यहाँ जाना था, कुछ धन भी नहीं है घर में। जब तक वो कुछ धन ले नहीं आते तब तक हम वैद्य के पास भी नहीं जा सकते। माँ, वैद्य के यहाँ चलते हैं ना। पिताजी ने कहा था वो पैसे के सिलसिले में ही बाहर जा रही हैं। जैसे ही मिल जाएंगे वापस आ जाएंगे। ठीक कह रही हो बेटी, शायद उनको अभी तक पैसे नहीं मिले हो। अब बस उनके आने की प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। तभी द्वार पर किसी की आहट हुई। माँ बेटी ने खुश होकर बाहर झांका। एक उम्मीद की किरण उनकी आंखों में समा गई। दरवाजे पर एक लंबे चौड़े इंसान को देखकर उनकी उम्मीद पे पानी फिर गया। माँ, ये कौन है और पिताजी क्यों नहीं आए? तुम रुको, मैं पूछ कर आती हूँ वो कौन है और क्यों आए हैं। कौन हो आप और क्या चाहिए? धारा की मजबूत आवाज को सुनकर आशीष ने धारा को सर से पैर तक निहारा और भवें चढ़ाकर बोला, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। सुनने में आया है कि तुम लोग इस गांव में नए नए बसे हो। देखो, मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि क्या तुमने इस गांव में रहने से पहले मेरी इजाजत ली क्या? हैं? देखिए भाई साहब, ये मेरी सास की पुरानी जमीन थी और कितने ही सालों से ऐसे ही पड़ी थी। हमने सोचा घर बना लेते हैं और बना भी लिया और रहने भी लगे। ये जमीन मेरे पति की माँ की है, तो जाहिर सी बात है इस घर में रहने के लिए हमें किसी से इजाजत नहीं लेनी होगी। आशीष उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर वो रौबदार आवाज में बोला, पता है, मेरे गांव के आदमियों ने कहा था कि हम जाकर बात करते हैं दीनदयाल और उसकी पत्नी से। परंतु हमने सोचा कि गांव के लोग तुम्हें हमारे बारे में बताएंगे, फिर वो बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तो आप लोग कहीं डर ना जाओ। और देखिए, मैं ठहरा एक सीधा साधा नेक और शरीफ इंसान। तो मैंने सोचा कि जरा प्यार से समझा दो। क्या है ना कि दिल में बैठा खौफ और माथे पे आया पसीना अच्छा नहीं होता। धारा जो सुबह से दर्द दबाए बैठी थी, अब उसका दर्द बढ़ने लगा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और मजबूत आवाज में बोली, क्या आप इस गांव के जमींदार या मुखिया हैं? हमारे गांव में कोई मुखिया या जमींदार नहीं होता। हमारे गांव में एक कई नाम है जो सबसे बड़ा है, और वो नाम है आशीष। जिस पर हो आशीष का आशीष, उसका जीवन है सफल, और जिस पर नहीं हो उसका हो दिन ताक दिन ताक दिन। फिर उसने जल्दी से पलटी मारी। अरे घबराने की कोई बात थोड़ी है। मेरी जगह कोई और होता तो इसी तरह आप लोगों को डरा देता। मैंने कहा ना कि मैं एक नेक और अच्छे दिल का इंसान हूँ। किसी पे रौब नहीं दिखाता मैं तो क्या है शरीफ इंसान हूँ मैं। बोलते हुए उसकी आंखों में आग थी। उसकी ऐसी बातें और सख्त चेहरा देखकर धारा 2 कदम पीछे हट गई और अब वो अपना दर्द और आशीष की धमकी और अजीब बातें सह नहीं पाई और मूर्छित होकर गिर गई। इतना भी क्या बोल दिया हमने? अभी तो बातें शुरू भी नहीं की थी, पहले ही समझ गई। उधर छुपकर रूपा अपनी मासूम आंखों से ये सब देख रही थी। अपनी माँ को मूर्छित होते देखा तो दौड़ते हुए आई और बोली, माँ, पिताजी पता नहीं कब आएंगी। आपका दर्द बढ़ गया है ना? पिताजी आ जाओ ना जल्दी। माँ, पिताजी पता नहीं कब आएंगी। आपका दर्द बढ़ गया है ना? पिताजी आ जाओ ना जल्दी।
रूपा की बात सुनकर आशीष का माथा ठनका। इसका मतलब ये बीमार थी और मेरी बातों से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पड़ेगा पड़ेगा, बस थोड़ा और सब्र। अभी समय है इसकी मदद करने का, और बाद में मदद के बदले इसको अपने सामने नचाने का। दिन तक दिन। आशीष के इशारे पर गांव के एक आदमी ने दवा लाकर धारा को दी। आशीष वहां से निकल गया। कुछ देर बाद दीनदयाल वापस आया और धारा को ठीक देख खुशी से बोला, मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारा दर्द बढ़ गया होगा, परंतु मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। देखो, पैसे तो मुझे मिल गए थे, बस मालिक ने कहा कि बाकी का काम निपटाओ तो निपटाना पड़ा। अब दूसरे का काम तो दूसरे का ही होता है ना। उसकी बात का भी जब धारा ने कोई जवाब नहीं दिया तो दीनदयाल परेशान हो गया। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? परेशान लग रही हो, क्या बात है? धारा ने सारी बातें उसको बता दी। हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। वो अच्छा इंसान नहीं है, पूरे गांव को डराता है और पूरा गांव उससे डरता भी है। बस समझ ये नहीं आ रहा कि उसने तुम्हारे लिए दवा कैसे मंगा दी। मुझे इसमें भी उसकी कोई चाल ही लग रही है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आशीष फिर से आया। दीनदयाल और धारा उठकर खड़े हो गए। डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बस आपसे ये कहने आया हूँ, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो। अरे भाई देखिए, इस गांव में रहना है तो रहिए ना, क्या समस्या है? हमारी मर्जी से रहिए बस। अरे कुछ भी देखो आंखें बंद कर लो, कुछ भी सुनाई दिया कान बंद कर लो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहना कम और समझना ज्यादा। उसने बाहर झांक कर देखा। 2 आदमी अंदर आए। ये धारा है, दीनदयाल की पत्नी। मैंने देखा है, बहुत समझदार है। आज से जो भी लड़की गुलामी के लिए चुनी जाएगी उसकी देखभाल की तैयारी सब धारा जी करेंगी, है ना धारा जी? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। शुरू में किसी को समझ नहीं आता, अभी नहीं होना, सब समझ जाओगी धीरे धीरे। इसीलिए कह रहे थे, गांव में बसने से पहले हमसे पूछ लेती तो ये चेहरा उतरा नहीं होता। अब बस हम तुमको जो काम दे रहे हैं, ढंग से उस काम को करना, नहीं तो दिन तक दिन। घर के अंदर कुछ लड़कियां आईं। उनके चेहरे पर खौफ था, शरीर थर-थर कांप रहा था। कल शाम को इन सबको लेके जंगल के रास्ते से निकल जाना। गांव के बाहर तुमको मेरा एक आदमी मिलेगा, वो बाकी का काम तुमको बता देगा, ठीक है? चलो। आशीष कुछ सुने बिना वहां से निकल गया। धारा और दीनदयाल परेशान हो गए। धारा ने लड़कियों से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? इतना डरी हुई क्यों हो? आखिर क्या चाहता है ये आशीष तुमसे? दीदी, ये आदमी हमको गांव के बाहर भेज देगा और हमसे मजदूरी कराएगा। उसका कहना है लड़कियां मर्दों की कमजोरी होती हैं और लड़कियों को कोई काम देने से मना नहीं करता। इसीलिए वो हर साल गांव की कुछ जवान लड़कियां चुनता है और उनको बड़े बड़े घर में काम के लिए भेजता है। हमारी बाप भाई हमसे मजदूरी नहीं कराना चाहती, परंतु ये आशीष जबरदस्ती करता है क्योंकि सब इससे डरते हैं और उस मजदूरी का जो पैसा मिलता है उनमें से वो 2 हिस्से तो अपने पास रख लेता है और 1 हिस्सा हमारे परिवार को दे देता है। ये तो बहुत गलत बात है। लड़कियां गुलाम नहीं हो सकती, और हो भी जाएं, यदि उनके घर वाले माने तो। घर वालों को डरा के आशीष ये काम नहीं कर सकता। इतना बोलकर धारा जख्मी नागिन की तरह घर से निकल गई। रुक जाओ धारा, तुम उनको नहीं समझा सकती हो, तुम जानती नहीं वो क्या चीज है। धारा के सिर पे तो जैसे भूत सवार था आशीष को सुधारने का। पीछे पीछे रूपा भी भागती हुई आ रही थी। वो आशीष के सामने जाकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते।
कान पका दिए, कचर 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 कचर। अरे एक पागल औरत मुझे आके इतनी बातें सुनाएगी क्या? इतने बुरे दिन आ गए मेरे। मैं राजा से शिकायत करूंगी आपकी। आशीष का खून खौल उठा। राजा की धमकी देगी मुझे? मुझे राजा की धमकी देगी तू? तुझे मेरे सामने किसी को इतना आदर नहीं देना चाहिए था। यहाँ का राजा, यहाँ का भगवान, यहाँ का स्वयंभू, यहाँ का सब कुछ मैं हूँ। और आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। इसकी सजा तो अब तुझे मिलेगी। उसने बिना सोचे धारा के पेट में चाकू मार दिया। धारा ने तुरंत ही दम तोड़ दिया। दीनदयाल भी अब तक वहां पहुंच चुका था। वो पथराई आंखों से अपनी पत्नी की लाश देख रहा था। आशीष ने दीनदयाल और रूपा को भी बोरी में बंद करके गांव के बाहर फेंक दिया। किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ऐसे ही एक रात एक दिन बीत गया। फिर एक बुढ़िया जो उधर से गुजर रही थी, उसने बोरे के अंदर से किसी के करहाने की आवाज सुनी तो उसने बोरा खोला। अरे ये क्या? ये किसने कर दिया? तारा मर चुकी थी। दीनदयाल में जरा बहुत सांस बची थी। बुढ़िया ने दीनदयाल का ख्याल रखा और कुछ ही दिन में वो उठकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, परंतु इतना पता है जो भी हुआ वो साधारण नहीं है। अम्मा, मेरी बेटी थी ना, एक छोटी सी प्यारी सी। क्या आपने उसको कहीं देखा है क्या? वो तो मर गई बेटा। छोटी बच्ची थी, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। दीनदयाल की दुनिया उजड़ गई थी। पल भर में उसने बुढ़िया से कहा, अरे अम्मा, क्या करूं जी के? मेरा परिवार तो उजड़ चुका है। अब मुझे भी नहीं जीना। तुम्हारे जीने का कोई फायदा तो नहीं। यदि तुम भी ऐसे ही मर गए तो कभी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अभी तुमको उसे बर्बाद करना है जिसने पूरे गांव की जिंदगी बर्बाद की है। अरे उससे कोई नहीं टकरा सकता, कोई भी नहीं। उसने न जाने कितनी जिंदगी उजाड़ दी। आज तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सही कहा तुमने, पर मेरे दिमाग में एक ख्याल है। मैं इस गांव की पुरानी वैद्य हूँ। अपनी दवा से किसी की कोई भी बीमारी ठीक या फिर उसको बीमारी में मुब्तला भी कर सकती हूँ। बस इतना ही कर सकती हूँ। उसने तुम्हारी गोद उजाड़ दी, तुम उसकी उजाड़ दो। मैं समझा नहीं। आशीष के एक ही बेटा है मनोज। उसको तुम किसी तरह यहाँ ले आओ। मैं अपनी जड़ी बूटी से उसका दिमागी संतुलन बिगाड़ सकती हूँ। फिर उसको पता लगेगा जब इंसान बेबस हो जाए संतान के लिए तो कैसा लगता है। दीनदयाल नफरत में इतना जल रहा था कि उसने 7 साल के मासूम बच्चे मनोज को आशीष से दूर कर दिया। वो आशीष जो किसी की बात का जवाब देना भी पसंद नहीं करता था, अब वो इकलौती संतान के खोने से टूट गया था। हाँ, और उसी दिन से मैं उसी आग में जल रहा हूँ। आशीष का बेटा मैंने तो चुरा लिया, उसको पागल भी बना दिया, परंतु आज भी किसी का दर्द देख के सह नहीं पाता। अपनी बेटी रूपा बड़ी याद आती है। इन्हीं नन्हे हाथों में खेलती थी। वो सारा मंजर अभी तक मेरी आंखों के सामने है। तभी बूढ़ी औरत वहां आई। दीनदयाल को ख्यालों में खोया देखा और वो समझ गई। देख बेटा, मैं जानती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है, परंतु जो तूने सहा वो भी कम नहीं था। अब समय आ गया है उस आशीष को मिट्टी में मिलाने का। अम्मा, मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने मनोज के लिए तारा को क्यों चुना। हम क्यों मनोज का विवाह तारा से करना चाहते हैं? आखिर उससे हमको क्या फायदा होगा? उस आशीष का विवाह
मेरी बेटी से होने वाला था और उस आशीष ने मेरी बेटी से विवाह तोड़ दिया था, ये बोलकर कि वो किसी साधारण लड़की से विवाह नहीं करेगा और जो तारा है उसका बाप एक घटिया किस्म का आदमी है। मनोज का विवाह तारा से कराने का बस एक ही मकसद है, सालों पहले उसने जो मेरी बेटी और मुझे दुख दिया उसका बदला लेना। हाँ, इसका मतलब हाँ, आपके साथ भी उसने बुरा किया था। परंतु तारा की माँ माधवी गर्भवती तभी हुई थी जब आपने अपनी बनाई हुई दवा मुझे दी थी और मैंने उसको। और इन सब में तारा और उसके परिवार की तो कोई गलती नहीं है ना? तो उसको क्यों सजा मिल रही है? कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना भी जरूरी होता है। मैंने सोचा है मनोज का विवाह जैसे ही तारा से होगा, मैं एक बार आशीष को ये बताना चाहूंगी कि उसका बेटा जीवित है और पागल है। हाँ, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आशीष को सजा मैं भी देना चाहता था, परंतु इन सब में तारा की कोई गलती नहीं है। सच कहूं तो मनोज की भी कोई गलती नहीं। शुरू में अपने दर्द में मैं इतना घिर गया था कि सही और गलत की परख ना कर पाया। उसने मेरा परिवार उजाड़ दिया, फिर भी उसके बेटे मनोज से मुझे संतान की तरह प्रेम हो गया। जब जब मनोज मुझे पिताजी कहता है ना, मुझे मेरी बेटी की याद आ जाती है। अपने जज्बात को काबू में रखो। इतने सालों से मैंने तुमको इतना कुछ सिखाया, अपना नाम पीछे रखा, तुम्हारा नाम काम दुनिया को दिखाया, और आज तुमको तुम्हारे फैसले पर कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा ना? तुमको पता भी है तारा को अपने वश में करने के लिए मुझे कितने प्रयास करने पड़े ताकि मैं उस आशीष से अपनी बेटी के साथ की बदसलूकी का बदला ले सकूं। एक बुरा इंसान बनने के बाद भी कहीं न कहीं दीनदयाल में इंसानियत बची थी। उसे अब अपनी गलती सुधारनी थी जो उसने बहुत सालों पहले की थी। अम्मा के साथ मैं भी इसी आग में जलता रहा और देख ही नहीं पाया कि मेरी नफरत से कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई। 2 घर उजड़ गए। अब जो बिगड़ा है सब सही कर दूंगा। कल के दिन जब मर के अपनी धरा के पास जाऊंगा तो उसको क्या जवाब दूंगा? कभी कभी अपना बदला ऊपर वाले के लिए छोड़ देना चाहिए। और मनोज इतने सालों से अपने परिवार से अलग है। मुझे लगता है अब उसके बाप की भी सजा पूरी हो गई है। दीनदयाल आधी रात के करीब उठा, तारा को उठाया, मनोज को साथ लिया, एक दवा मनोज के मुंह में डाली और बाकी की शीशी उसको देते हुए बोला, हाँ, अब से इसको रोज पीना है और जो बोलूं वो करो, ठीक है? दीनदयाल दोनों को लेकर घर के बाहर आ गया। उसने तारा के माँ बाप को बुलाकर तारा को उन्हें सौंप दिया और उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, हाँ, आपकी बेटी के या आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने जो आप लोगों को दर्द दिया उसका बदला तो मैं नहीं चुका सकता, बस माफी की उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। माफ कर दीजिए। आपने हमारी बेटी लौटा दी, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। दीनदयाल मनोज को लेकर उसके घर गया। आशीष ने जैसे ही दीनदयाल को देखा तो चौंक गया। अरे तुम यहाँ? हाँ, सालों पहले तुम्हारी एक अमानत ले गया था, उसको लौटाने आया हूँ। यहाँ रुक के तुम्हें माफ करने या तुमसे माफी मांगने की उम्मीद लेकर नहीं आया, क्योंकि मैं भूला नहीं हूँ जो तुमने मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ किया, उनका कत्ल करके। उसकी बात सुनकर आशीष ऐसा हो गया जैसे जमाने भर का दुख उसके चेहरे पर सिमट आया हो। आज अगर उसका कोई कत्ल भी कर देता तो शायद उसे इतना दर्द नहीं होता जितना अब हो रहा था। वो जीत कर भी हार गया था और दीनदयाल हार कर भी जीत गया था।